बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। देखो नेक्स्ट टर्म है अपने पास इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। देखो बेटा इलेक्ट्रो ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान सर लो ये स्क्रीन नहीं आ रही। क्या बेटा। स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई। यस सर। यस सर। देखो बेटा इलेक्ट्रो ओस्मोसिस देखो ये जो साइड में दो कंपार्टमेंट्स हैं ये इसके अंदर बीच में हमने कोलोइडल भर दिया और इनके बीच वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं इनमें वाटर है। ये साइड में वाटर है और बीच वाले में क्या है बेटा कोलोइडल। तो मतलब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में केवल डिस्पर्जन मीडियम जो है डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स यहाँ से मूव करेंगे और इधर आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोओस्मोसिस। बेटा समझे बात क्या कह रहा हूँ मैं सर वापस रिपीट करना एक बार। कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ना यहाँ कोलोइडल के बीच में उनको ही केवल मूव करने दिया जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ओनली डिस्पर्जन मीडियम when only dispersion medium particles are allowed to move। केवल कौन मूव करेगा बेटा उसमें डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव बट नॉट डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स फेस मूव नहीं करे उसको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस बेटा नहीं समझे बात क्या बोल रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के अंदर कौन से पार्टिकल्स मूव करेंगे केवल डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हो गए ये पार्टिकल्स ही मूव करेंगे इधर और कोलोइडल के जो पार्टिकल्स हैं वो बीच में ही रह जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। समझ गए बात। यस सर। ये देखो उसके बाद पेप्टाइजेशन। देखो इसमें पहले भी एक टर्म आई थी इसके जैसी पेप्टाइजेशन की जैसी टर्म बताओ बेटा क्या आई थी। ये पेप्टाइजेशन टर्म आई थी ना एक प्रोसेस जिसके अंदर हम प्रेसिपिटेट को पेप्टाइजेशन के अंदर प्रेसिपिटेट को किस में बदला था कोलोइडल के अंदर। जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे ना बेटा ब्रेडिक्स आर्क मेथड पेप्टाइजेशन मेथड पढ़ा था नहीं पढ़ा ये। यस सर।
तो पेप्टाइजेशन का मतलब क्या था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल में बदलना इज नोन एज पेप्टाइजेशन। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। अरे डिस्पर्जन मेथड्स के अंदर पढ़ा था ना ये, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, और उसमें अब देखो इसका उल्टा पढ़ना है अपने को, जस्ट इसका अपोजिट। इसके अपोजिट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, और इसको हम कोएगुलेशन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन और फ्लक्कुलेशन। देखो उसकी अपोजिट डेफिनेशन बनेगी बेटा। उसमें हम प्रेसिपिटेट को कोलोइडल में बदल रहे थे, और इसके अंदर की प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल इनटू प्रेसिपिटेट। द प्रोसेस ऑफ conversion of colloidal into precipitate by the process of conversion of colloidal into precipitate by addition of suitable electrolyte in it. The process of conversion of colloidal into precipitate by addition of suitable electrolyte in it. कोलोइडल को प्रेसिपिटेट में बदलना, और कैसे बदलेंगे हम? उसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। समझ गए बेटा? इसका उल्टा हुआ है नहीं हुआ? देखो पेप्टाइजेशन के अंदर इसका मतलब, जब पेप्टाइजेशन को प्रेसिपिटेट में बदल रहे थे, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे, और कोलोइडल को प्रेसिपिटेट में बदल रहे हैं जब भी हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, तो दोनों में इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रोल होगा मेन। यस और नो? यस सर। तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट इज रेस्पॉन्सिबल for conversion of precipitate into colloidal and colloidal into precipitate। precipitate को colloidal में बदलना and colloidal into प्रेसिपिटेट। तो उसके लिए मेनली क्या रेस्पॉन्सिबल होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट रेस्पॉन्सिबल होगी। ओके, और मतलब जो आयन मतलब कोएगुलेशन करवाएगा, प्रेसिपिटेशन करवाएगा, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग आयन। कोएगुलेटिंग आयन। ion responsible for coagulation is known as कोएगुलेटिंग आयन। जो आयन कोएगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? कोएगुलेटिंग आयन। कोएगुलेटिंग आयन मतलब जो कोलोइडल को किस में बदलवा दे? कोलोइडल को इनटू कोलोइडल इनटू प्रेसिपिटेट। ठीक है बेटा? जो कोलोइडल को प्रेसिपिटेट में बदलवा दे उसको हम क्या बोलेंगे? कोएगुलेटिंग आयन।
देखो अब उसमें कोएगुलेटिंग आयन के लिए एक टर्म होती है कोएगुलेशन पावर। कोएगुलेटिंग आयन और कोएगुलेशन पावर। देखो बेटा कोएगुलेशन पावर का मतलब क्या होगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ आयन टू कोएगुलेट। दिस इज द ability of a ion to coagulate the colloidal. Ability of ion to coagulate the colloidal is known as coagulating power. This is the ability of a ion to coagulate the colloidal is known as coagulation power. उसको colloidal में बदलने को क्या बोलते हैं? coagulation power. अब देखो एक वैल्यू होती है coagulation वैल्यू, coagulation और फ्लक्कुलेशन वैल्यू। देखो बेटा इसका मतलब होता है कि मिनिमम मतलब कम से कम कितनी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो एक लीटर कोलोइडल को प्रेसिपिटेट में बदल दे। सर। हाँ बेटा। सर वो अक्षित वेटिंग रूम में बहुत देर से वेट कर रहा है एक्चुअली। कौन है? अक्षित। तो वैसे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करता, वो इसमें दिखाई नहीं रहा। कहाँ है बेटा इसमें? सर वो मेरे को फोन करके बोल रहा था इसलिए मैंने बोला। अक्षित देखो चलो वो आएगा जब ज्वाइन करा लेंगे उसको। कोएगुलेशन और फ्लक्कुलेशन वैल्यू, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। minimum amount of electrolyte that must be added to minimum amount of electrolyte that must be added to 1 liter of colloidal such that it brings about its coagulation. Minimum amount of electrolyte that must be added to 1 liter of colloidal such that it brings about its coagulation. वो उसकी coagulation करवा दे, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? coagulation वैल्यू। अक्षित ज्वाइन हो गया बेटा? अक्षित मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू, बेटा 1 लीटर में हम कम से कम कितनी इलेक्ट्रोलाइट डालें कि वो कोलोइडल किस में बदल जाए? प्रेसिपिटेट के अंदर बदल जाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मिलीमोल्स। कितने मिलीमोल्स हम इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करें कि वो कोलोइडल किस में बदल जाए? प्रेसिपिटेट में।
उसको क्या बोलेंगे, उसकी कोएगुलेशन वैल्यू। बेटा समझ में आई नहीं आई बात? Yes, sir. अब देखो इसके अंदर में मिनिमम अमाउंट, हम एक टर्म बोल रहे हैं मिनिमम, मतलब कम से कम। तो ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगी और फ्लैक्कुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम होगी उसकी कोएगुलेशन पावर इतनी ज़्यादा होगी। देखो कोएगुलेशन पावर मतलब एबिलिटी ऑफ आयन टू कोएगुलेट द कोलोइडल। तो मिनिमम अमाउंट मतलब कम से जितना कम रिक्वायर्ड होगा तो उसकी वैल्यू इतनी कम होगी, वैल्यू जितनी कम होगी तो वो उसको कोएगुलेट इतनी फास्ट करा देगा। बेटा ऐसे बोल सकते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। सर ये मिलीमोल्स उसकी एसआई यूनिट है। मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम अमाउंट और मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर। कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर, मतलब जितनी कोएगुलेशन पावर जितनी कम होगी इसका मतलब वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा होगी। कोएगुलेशन पावर ज़्यादा तो वैल्यू कम होगी। समझ गए बेटा? अब इसके अंदर देखो कोएगुलेशन के लिए 2 रूल लगते हैं, हार्डी स्कूल्स रूल्स बोलते हैं इनको। देखो बेटा ये रूल्स क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो जो भी चार्ज कोलोइडल है तो उसके अंदर कौन सा कोलोइडल किसका कोएगुलेशन फास्ट कराएगा। ये कह सकते हैं कि मतलब अपोजिटली चार्ज आयंस आर मोर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन। बेटा नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल है तो उसको कौन कराएगा? Positive. पॉजिटिव। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं हम इसको, अपोजिटली चार्ज आयंस, oppositely charged ions are more effective oppositely charged ions are more effective in अपोजिटली चार्ज आयंस आर मोर इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट कोएगुलेशन। जो अपोजिट चार्ज आयंस होंगे वो कोएगुलेशन क्या करवाएंगे, फास्ट करवाएंगे। समझ गए? जैसे नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल है तो उसको पॉजिटिव और पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको नेगेटिव। उसके बाद ये कहता है कि मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर इज द more is the magnitude of charge on the ions more will be कोएगुलेशन पावर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस के ऊपर उसकी कोएगुलेशन पावर भी इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कहते हैं बेटा हार्डी स्कूल्स रूल्स कि एक तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल है तो कौन से आयंस उसका मोर इफेक्टिव ये करवाएंगे कोएगुलेशन, पॉजिटिव का नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिव का पॉजिटिवली चार्ज आयंस मोर इफेक्टिव कोएगुलेशन करवाएंगे। बेटा बोलो समझ में आया नहीं है? Yes. और कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर। देखो फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई भी सोल है, नेगेटिवली चार्ज सोल मान लिया हमने, तो इस नेगेटिव सोल के लिए, ये नेगेटिव सोल है तो इसके लिए कौन कोएगुलेशन करवाएगा, कैटायंस करवाएंगे या एनायंस? बेटा नेगेटिवली चार्ज सोल है तो कैटायंस करवाएंगे ना इसका कोएगुलेशन। फिर बोलो Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कैटायंस कैसे करवाएंगे। देखो मैं अलग अलग कैटायंस लिख रहा हूँ। नेगेटिवली चार्ज सोल है तो ये मान लो एक तो Na प्लस है, एक Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3,
बताओ कौन सा आयन कोएगुलेट फास्ट करवाएगा बेटा इसमें? सर Al3+ शाबाश, +3। Al3+ कोएगुलेशन फास्ट करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो सेकंड हार्डेस्ट स्कूल्स रूल, पहला तो रूल ये हो गया कि अपोजिटली चार्ज है। तो Al+3 के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है बेटा? ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा जिसमें इतनी उसकी कोएगुलेशन पावर क्या होगी? फास्ट होगी। समझ गए? अरे बोलो, समझ में सर आया अगर नहीं ये आया? पॉजिटिव के लिए होता तो फिर तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता ना। हाँ, पॉजिटिव के लिए रिवर्स हो जाएगा भाई। पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा तो फिर देखो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो वो एक उल्टी चीज़ पे आ जाओ। उल्टी जो थी ना पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन के अंदर भी तो हम यही कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे, कॉमन आयन था जिसमें। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो प्लस प्लस में रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस होंगे तो वो तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्रेसिपिटेट में नहीं बदलवाएगा, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। समझ गया बेटा देवेंदु? यस सर। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? यस देखो पॉजिटिव सोल के लिए, पॉजिटिव सोल के लिए मैंने आयन्स बना दिए तुम्हारे पास। Fe ये होता है K4FeCN6 4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट, SO4 2 नेगेटिव, Br नेगेटिव। देखो इसमें सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन ये करवाएगा बेटा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है, 4 है, 3, 2 और फिर 1। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। अरे बताओ, समझ में आया नहीं आया? यस सर। समझ गए? तो ये अपोजिटली चार्ज आयंस मोर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन, और दूसरा मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस। जितना ज़्यादा होगा चार्ज, उसकी कोएगुलेशन पावर इतनी ज़्यादा होगी। अब देखो कोएगुलेशन कौन से सोल का आसान है बेटा, लायोफोबिक का या लायोफिलिक का? बेटा बताओ। सर लायोफिलिक का। सर लायोफिलिक का? सर फोबिक का उनमें स्टेबिलिटी कम होती है। वेरी गुड, लायोफोबिक का होगा। लायोफोबिक का क्यों होगा? क्योंकि लायोफोबिक लेस स्टेबल होते हैं। यस सर। लायोफोबिक सोल्स आर less stable. Lyophobic souls are less stable, hence they can be ये तो वो है जी, lyophobic souls are दस वाला less। नहीं है। क्या बेटा? सब कुछ है बेटा क्या बोल रहे हो? मेरे घर में गौरव, गौरव, का पैन चला करता पता वो पड़ा। हाँ गौरव, अपना कर लिया करके आज दुनिया बेटा इसको वीडियो को बंद करना, डिस्टरबेंस हो रहा है। कौन बोल रहा है साइड में? Lyophobic souls are less stable and hence can be easily coagulated as compared to लायोफिलिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स क्या होंगे बेटा? लेस स्टेबल होंगे, तो इसलिए उनको ईजिली कोएगुलेट किया जा सकता है एज कंपेयर टू लायोफोबिक सोल्स। बेटा समझ आया नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। अब देखो हाउ कोएगुलेशन कैन बी डन। कोएगुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम फॉर लायोफोबिक सोल्स? बताओ बेटा, कुछ मेथड्स तो हमने पढ़ लिए, किस तरीके से कर सकते हैं?
बेटा इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर देखो पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे ना अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास, तो हम कह सकते हैं बाय इलेक्ट्रोपोरेसिस और कैटापोरेसिस। बेटा इलेक्ट्रोपोरेसिस और कैटापोरेसिस से कोलोइडल पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे ना एक जगह पे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उससे कोएगुलेट कर सकते हैं नहीं, उनको इकट्ठे कर सकते हैं हम एक जगह पे। यस सर, कर सकते हैं। और देखो मेन बात ये कोएगुलेशन क्यों हो जाएगा, छोटे साइज के पार्टिकल्स जुड़ के बड़ा साइज का पार्टिकल बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा तो कोएगुलेट हो जाएंगे वो। देखो दूध है, जैसे दूध रखा रखा फट जाता है ना दूध, यस सर। तो क्यों फट जाता है, क्योंकि मिल्क के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट होके एक बड़ी साइज का पार्टिकल बना लेते हैं, तो बड़ी साइज का पार्टिकल बना लेते हैं, तो जैसे जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम कौन हो गया उसके अंदर, वाटर हो गया, तो वाटर से अलग हो जाता है दूध। यस और नो? Yes, sir. एक देखो बेटा मैंने डायलिसिस में ये कहा था कि डायलिसिस शुड नॉट बी कैरिड आउट फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं तो वो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है ना, यस सर। तो ऐसे कह सकते हैं बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस, मतलब लंबे टाइम के साथ डायलिसिस करा दो। बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस, जब लंबे टाइम तक डायलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, और वो कोलोइडल पार्टिकल्स वापस मिल जाएंगे। कोलोइडल पार्टिकल्स वापस से मिल जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे, लंबे टाइम तक कराएंगे तो डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स अलग से सेटल डाउन हो जाएंगे, उस बैग के अंदर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे। बाय एक्सेसिव, यार ऐसा होता है तो फिर वो जो डायलिसिस करा हुआ वो तो फिर ज्यादा दिन नहीं बच सकता ना, जिसका जो दोनों किडनी खराब हो गया होगा। नहीं खराब नहीं बेटा, वो पार्टिकल्स मीडियम अलग हो जाएगा, मीडियम अलग हो गया तो कोएगुलेट हो गया ना पार्टिकल्स। तो सर उससे कोई उसमें डायलिसिस में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं डायलिसिस में फर्क क्या पड़ेगा, वो तो अपने को कोएगुलेट करवाना है जब कराएंगे हमेशा, नहीं तो क्यों करवाएंगे। बाय एक्सेसिव हीटिंग और कूलिंग, देखो बहुत ज़्यादा गर्म कर दो तो गर्म करोगे तो डिस्पर्जन मीडियम बाहर निकल जाएगा, बोलो। यस सर। और बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे तो भी क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे तो भी कोलोइडल प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes. ये किस में करते हैं वैसे डे टू डे लाइफ में तुम्हारी में काम आता है, बताओ किस में करते हैं? एक्सेसिव हीटिंग और कूलिंग से, मतलब कोएगुलेशन प्रेसिपिटेट में बदलना। बेटा बटर के अंदर नहीं हो जाता है, घी को जब छाछ में से निकलता है तो वो कोलोइडल होता है ना, अरे कोलोइडल की फॉर्म में होता है नहीं होता है? Yes, sir. फिर घी को अपन मेल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस घी में से छाछ पानी वो सब अलग हो जाता है नहीं होता? अरे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं, जम जाता है ना घी, फैट ऊपर ऊपर तैरने लग जाते हैं। यस सर। Yes. बटर के लिए और मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए, मिल्क से क्रीम सेपरेशन के लिए ये भी किया जाता है इसमें। बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, देखो म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? म्यूचुअल का मतलब इसके अंदर जो अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स कर देते हैं सूटेबल प्रोपोर्शन के अंदर। अपोजिटली चार्ज सोल्स आर मिक्स्ड इन सूटेबल प्रोपोर्शन। सूटेबल प्रोपोर्शन में क्या कर देंगे बेटा, इसके अंदर हम अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर? कोएगुलेशन हो जाएगा नहीं होगा?
लीड्स टू कोएगुलेशन, मतलब पॉजिटिव सोल में क्या ऐड कर दो, नेगेटिव सोल, तो इट लीड्स टू कोएगुलेशन हो जाएगा बेटा उसके अंदर। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ये था लायोफोबिक सोल्स के लिए। अब देखो, एज लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल, लायोफिलिक मतलब लविंग इंटरेक्शंस, मोर स्टेबल होते हैं। लायोफिलिक सोल्स क्यों मोर स्टेबल होते हैं, क्या मेन रीजन होता है इनका? ड्यू टू बिकॉज ऑफ सेम चार्ज ऑन लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सेम चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होगा बेटा? सेम चार्ज होता है, ठीक है। लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सेम चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। एंड सोल्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके साथ कोलोइडल पार्टिकल्स एसोसिएटेड रहते हैं, सोल्वेटेड रहते हैं। सोल्वेशन का मतलब एबिलिटी टू गेट एसोसिएटेड विद सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स और डिस्पर्जन मीडियम के साथ एसोसिएट होने की एबिलिटी को बोलते हैं हम सोल्वेशन। तो जितना ज़्यादा सोल्वेशन होगा तो कोलोइडल इतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा तो उसको प्रेसिपिटेट करने में दिक्कत आएगी ना थोड़ी सी। तो देखो हाउ दे कैन बी कोएगुलेटेड, सो दे कैन बी कोएगुलेटेड बाय सर ये बेटा। जो इसमें लायोफिलिक में तो फिर सर ऑपोजिट चार्ज था जिससे सर मिसेली बन रही थी। हाँ बेटा। तो सर ये आपने यहाँ पे सेम चार्ज लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है सर ऊपर में? सेम चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, मतलब सिमिलर चार्जेस की वजह से वो स्टेबल होते हैं। सेम चार्ज होगा तो रिपल्शंस होगा ना आपस में, अभी बताया था मैंने, रिपल्शंस होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर मूव करेंगे। यस सर। नहीं बेटा नहीं समझ आई? तो दूर दूर मूव करेंगे तो कोलोइडल मोर स्टेबल हुआ ना बेटा। तो देखो इसमें मेन चीज है चार्ज, तो सेम चार्ज की वजह से तो इनके कोएगुलेशन कैसे करा सकते हैं? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिटली इलेक्ट्रोलाइट डाल दो उसके अंदर और ऐसा सोलवेंट डाल दो जो इन सोलवेंट की एसोसिएशन को कम करा दे। तो कम करा देगा तो वो कोलाइड इसमें प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. तो इसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी डालेंगे हम? अपोजिटली चार्ज। और सूटेबल ऐसा सोलवेंट ऐड कर दो कि वो सोलवेंट जो पहले सोलवेंट था उसको रिमूव करा दे, तो वही उसका कोएगुलेशन करवा देगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. ये कोएगुलेशन मतलब कि किसी भी कोलोइडल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना इज नोन एज कोएगुलेशन। और कैसे करवा सकते हैं हम ये कोएगुलेशन? करवा सकते हैं जैसे लायोफोबिक सोल्स है उनके अंदर तो इलेक्ट्रोपोरेसिस, प्रोलॉन्ग डायलिसिस, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, एक्सेसिव हीटिंग और कूलिंग। और लायोफिलिक सोल्स मेनली स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ सेम चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स, सेम चार्ज। और दूसरी बात सोल्वेशन, मॉलिक्यूल्स आर हाईली सोल्वेटेड का मतलब एबिलिटी टू गेट एसोसिएटेड विद सोलवेंट, तो उनको कोएगुलेट करवा सकते हैं बाय एडिंग सूटेबल सोलवेंट एंड सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। बेटा बोलो समझ में आया नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है तुम्हारा कोएगुलेशन। अब देखो कोएगुलेशन को बचा कैसे सकते हैं? अगर कोलोइडल जब कोएगुलेट हो जाएगा तो कोलोइडल मोर स्टेबल हुआ या लेस स्टेबल हुआ? Sir,
more stable. नहीं बेटा, कोएगुलेट हो गया तो मोर स्टेबल कैसे होगा? लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होगा। जो आसानी से कोएगुलेट ना हो, जो आसानी से कोएगुलेट ना हो, वो मोर स्टेबल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, और जो इजीली कोएगुलेट हो जाए वो लेस स्टेबल होगा। तो इनके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, गोल्ड नंबर। देखो बेटा, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर का क्या मतलब, क्या होता है? दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल्स। प्रोटेक्शन मतलब उसका प्रेसिपिटेट होने से बचाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए को गोल्ड नंबर की टर्म्स में डिफाइन करते हैं हम। ये गोल्ड नंबर क्या है? एक प्रोटेक्टिव कोलोइडल है। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है बस आपको, कि मिनिमम मिलीग्राम मिलीमोल्स minimum millimoles of protective colloidal that must be minimum millimoles of protective colloidal that must be added to 10 ml of gold sol so that it prevents its coagulation। मतलब कम से कम कितने मिलीमोल्स डालने बेटा हम in a protective colloidal that must be added to 10 ml of gold sol so that it prevents its coagulation। कि कम से कम कितने मिलीमोल्स डाल दें हम गोल्ड सोल के अंदर, 10 ml of gold sol so that it prevents its coagulation, वो उसके coagulation को प्रिवेंट कर दे, तो उसको बोलेंगे वो गोल्ड नंबर होगा उसका मिनिमम मिलीमोल्स। और इसको हम कैसे बना सकते हैं? इट कैन बी डन by adding 1 ml of 10% NaCl solution in it। कि मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल दैट मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। 10 ml गोल्ड सोल में कितना डालें हम वो, कि वो उसके कोएगुलेशन से बच जाए। और इसको कैसे बचा सकते हैं हम, कि उसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डाल दो तो उसका कोएगुलेशन बच जाएगा। NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि 10% का मतलब 10 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर में डिजोल्व करो और उसका 1 ml निकाल के गोल्ड सोल में ऐड कर दो, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, तो वो उसके कोएगुलेशन से बच जाए, तो दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। बेटा समझ आई है नहीं आई बात? Yes sir. यस सर। देखो क्या बोला मैंने, कि अपने को कोलोइडल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बचाना है। तो जैसे गोल्ड सोल के लिए बचाना है तो उसके लिए कहते हैं गोल्ड नंबर, की गोल्ड सोल में मतलब 10 ml गोल्ड सोल के प्रेसिपिटेट को कैसे बचा सकते हैं हम, उसके अंदर 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डाल दो। तो 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डालोगे तो क्या हो जाएगा उसमें, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डालोगे तो वो कोलोइडल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बच जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. उसके बाद लास्ट आते हैं आपके पास इमल्शंस। बताओ इमल्शंस किसके एग्जांपल में पढ़े थे हम, जिसमें डिस्पर्स सर फेज? सर लिक्विड सोल।
नहीं वो मतलब Liquid, डिस्पर्स liquid. फेस और मीडियम दोनों लिक्विड हो यस सर मिल्क व्हेन डीपी एंड डीएम बोथ आर लिक्विड्स, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इमल्शंस. जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स नोन एज इमल्शंस. अब देखो बेटा, इमल्शंस दो टाइप के होते हैं. एक तो ऑयल इन वाटर, और दूसरा वाटर इन ऑयल. ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, देखो दोनों बातें अलग अलग हैं बेटा, एक ही हैं? सर अलग अलग. अलग अलग. देखो ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ? देखो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल तो हो गया डिस्पर्स्ड फेस, ऑयल डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड इन वाटर, एंड वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम. यहाँ पे वाटर क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेस, Dispersion. और ऑयल हो गया डिस्पर्जन मीडियम. अब देखो बेटा, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा, ऑयल इन वाटर, तो मीडियम ज़्यादा है और फेज कम है. तो देखो इसका एग्जाम्पल मिल्क हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका. देखो ऐसे याद रखना, तेल पानी में, तो तेल पानी में, तो मिल्क के अंदर तेल होता है नहीं होता? घी होता है ना? बोलो. तो मिल्क के अंदर जो फैट्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर के अंदर. तो एक तो मिल्क है इसका एग्जाम्पल, और एक होता है वेनिसिंग क्रीम्स. अब बताओ बेटा, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर इन ऑयल मतलब वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल एज अ डिस्पर्जन मीडियम. बेटा इसका एग्जाम्पल एक तो होता है बटर. देखो बटर के अंदर पानी होता है नहीं होता? बटर एंड कोल्ड ग्रीन्स. बेटा बोलो, समझ में आई नहीं आई बात? यस सर. एग्जाम्पल ध्यान रह जाएंगे इसमें. देखो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम, और वाटर इन ऑयल वाटर डिस्पर्स फेस एंड ऑयल एज अ डिस्पर्जन मीडियम. अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर. अब देखो उसके बाद एक टर्म आती है इनके अंदर, इमल्सीफायर. इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट. इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट. देखो बेटा, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है? देखो इमल्सीफायर, जैसे इमल्शंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो जो इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए उनके अंदर ऐड किए जाएं उनको क्या बोलते हैं हम? इमल्सीफाइंग एजेंट. सब्सटेंस which is added to substance which is added to stabilize the emulsion known as इमल्सीफाइंग एजेंट, और इमल्सीफायर बोलेंगे बेटा उसको हम. बेटा तुमने दूध की थैली देखी है कभी? जो मिल्क आता है ना, पैक्ड मिल्क, ये सरस का जो मिल्क आता है ये, यस सर. उसके ऊपर पॉलीथीन पे पढ़ना तुम एक बार, उसमें लिखा हुआ मिलेगा इंग्रेडिएंट्स में मिल्क, और लास्ट में उसमें ये टर्म लिखी हुई मिलेगी इमल्सीफाइंग एजेंट. तो वो दूध जो अपने घर वाला मिल्क होता है सिंपल, उससे ज़्यादा दिन तक चलता है ना? यस सर. तो क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि इमल्सीफाइंग एजेंट जो है उसके अंदर एक इंटरफेशियल लेयर बना लेगा.
तो वो लेयर बना लेगा, तो इमल्शन जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम को मिलने नहीं देगा, तो इमल्शन को स्टेबलाइज कर देगा या नहीं करेगा, ज़्यादा दिन तक चल जाएगा वो, उसके कोएगुलेशन से बचाएगा उसको। बेटा बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई? सर जो मतलब जैसे मिल्क होते हैं जो जिसमें जो मंथ और सो भी यूज हो सकते हैं, उनमें इमल्सिफिकेशन होता है। क्या बोला बेटा, दोबारा बोलना। सर जैसे जो मिल्क होते हैं जो 30 डेज या उससे ज्यादा यूज हो सकते हैं और खराब नहीं होते, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है। हाँ, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है बेटा, वो उसको मतलब प्रोटेक्ट करता है उसको कोलोइडल में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से, इसलिए तो वो दूध ज़्यादा दिन तक चल जाता है तुम्हारा। सर वो हार्मफुल नहीं होता? और उसको पहले बेटा उनके इमल्सिफाइंग, अब वो डिपेंड करता है, जैसे कई बार तुमने सुना होगा कि दूध के अंदर साबुन डाल दिया, सुना है क्या? Yes, मिल्कमैन जो होता है वो ऐड कर देता है ऐसे दूध में साबुन, क्यों ऐड सर करता है? नकली दूध भी बनाते हैं क्या बेटा? डिटर्जेंट से। सर नकली दूध, सर डिटर्जेंट से नकली दूध भी बनाते हैं। हाँ, डिटर्जेंट से यूरिया, बनाते हैं, अभी मैं DAP बताऊंगा। से। तो वही होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही होते हैं वो। मतलब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, दिस एजेंट इट फॉर्म्स ये दोनों जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में क्या बना लेगा, ये डिस्पर्स फेस और मीडियम के बीच में इंटरफेशियल लेयर बना लेगा। इट फॉर्म्स अ इंटरफेशियल लेयर बिटवीन dispersed phase एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस और मीडियम के बीच में क्या बना लेगा बेटा, ये इमल्सिफाइंग एजेंट इंटरफेशियल लेयर बना लेगा। ये समझ गए उसके अंदर? तो इंटरफेशियल लेयर बना लेगा तो हैंड्स प्रिवेंट कोएगुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक उसको सही रखा जा सकता है, कुछ दिन तक वो कोएगुलेशन से उसको बचा देगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा ये इमल्सिफाइंग एजेंट। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हाँ, अभी दोनों अलग अलग होते हैं, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं। देखो, दो अलग अलग इमल्शंस थे इसके अंदर। ये इमल्सिफाइंग एजेंट एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयल इन वाटर टाइप के लिए एंड वाटर इन ऑयल टाइप। जैसे घी होता है, एक तो नॉर्मल घी होता है और एक मार्केट में जो अवेलेबल होता है। मार्केट वाला घी ज़्यादा जल्दी नहीं सड़ता है ना। तो देखो, ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप मिल्क इसका एग्जांपल था। इसके अंदर सिंथेटिक सोप डिटर्जेंट, ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो। उसके अंदर सिंथेटिक सोप डिटर्जेंट, सिंथेटिक और नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक सोप डिटर्जेंट, प्रोटीन्स, गम एटसेट्रा, ये तो इनके लिए होते हैं। और वाटर इन ऑयल टाइप, लैम्प ब्लैक। बेटा घर में जैसे घी को हम स्टोर करते हैं, तो घी को स्टोर करते हैं, तुमने देखा होगा, अपने मम्मी पापा से पूछना तुम, उसके अंदर कोयला डाल देते हैं थोड़ा सा लकड़ी का। तो लकड़ी का कोयला या लैम्प ब्लैक पाउडर डाल दो उसमें नीचे, वो भी उसको सड़ने से बचाता है। लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, हैवी मेटल सॉल्ट्स,
ऑफ फैटी एसिड्स, लैम्प ब्लैक लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, इनको क्या बोलते हैं हम? इमल्सिफाइंग एजेंट्स, वाटर इन ऑयल टाइप एंड ऑयल इन वाटर टाइप, लैम्प ब्लैक लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये है बेटा इमल्सिफाइंग एजेंट। समझ गए बात? Yes, sir. क्या काम आएंगे Yes, बेटा ये sir. इसके अंदर? ये इमल्शंस को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। समझ गए? और इमल्शन के दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करना उसको बोलते हैं हम डीमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ इमल्शन इज नोन एज। सर ये जो आप डिफरेंस बता रहे थे ना कि जो बाहर का और वो उसका दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेटा डिफरेंस ये होता है उसके अंदर इमल्शंस ऐड कर देते हैं, ये इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे तो वो उसको खराब होने से बचाएगा, तो ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं ना पैक्ड आइटम्स वो। यस सर। Demulsification. The process of separating the components of emulsion. The process of separating the components of emulsion is known as डिमल्सिफिकेशन। उसको डिमल्सिफिकेशन बोलेंगे बेटा हम। और बाकी कोलोइडल्स की इंपॉर्टेंस जो है वो हम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके, बस ये कोलोइडल खत्म हो गया बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस बची है। Thank you, sir. बेटा समझ आया नहीं आया? ये कोलोइडल्स के बाद एक इस चैप्टर में बस कैटालिसिस है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 1-2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट डे टेस्ट लूँगा, इसको पढ़ के तैयार रखना है आप। ओके, थैंक यू।